Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine. We are studying chapter number 2, data type assignment and input output statement. In last lesson we have learned the environment of GW Basic and how to create, save, load and execute basic program. So let's revise the last lesson. The shortcut key to execute a program is F2. What is the shortcut key to save a basic program? F3. Good. And how to load up? Yes, and for loading purpose, which key we used? For loading purpose we use F3 and for saving purpose we use F4. You have to remember all these shortcut keys. These are very important. Now let us start today's lesson. In today's lesson we learn more about the basic program. For this you have to know the structure of basic. देखिए बेसिक का एक स्ट्रक्चर मीन्स कि उसका कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल की बेसिस पर ही हम कोई बेसिक प्रोग्राम राइट कर सकते हैं. वो रूल्स क्या होते हैं? हमें जब भी प्रोग्राम हमें बेसिक बनाना होगा तो हमें ये रूल्स, ये 6 रूल्स हैं आपके पास, ये आपको नज़र आ रहे होंगे. दीज आर 6 रूल्स. हमें इन्हीं रूल्स को फॉलो करना होगा और इन्हीं रूल्स की मदद से हम कोई भी बेसिक प्रोग्राम राइट कर सकते हैं. The first one is every program statement must begin with a line number. हर एक जो बेसिक स्टेटमेंट होगी वो स्टार्ट किससे होगी? लाइन नंबर से. As you know that we are write program in indirect mode. मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम प्रोग्राम कौन से मोड में राइट करते हैं? इनडायरेक्ट मोड में. और इनडायरेक्ट मोड में प्रोग्राम को राइट करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं? लाइन नंबर से स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि एवरी बेसिक स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विथ लाइन नंबर. क्योंकि स्टेटमेंट की बात आ गई तो आपके दिमाग पर फ़ौरन से बात आ जानी चाहिए कि हमेशा स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट कहाँ से स्टार्ट होती है? लाइन नंबर से स्टार्ट होती है. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट. देखिए जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो लास्ट लाइन पर हम लिखते हैं एंड. इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, इसमें हमारे प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि कोई एरर नहीं डिस्प्ले होता है. बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस. एक अच्छा प्रोग्रामर होता है वो हर एक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा होता है. सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट. थर्ड point, that is a very important point, repetition of line number within a program is not allowed. अब कैसे? ये repetition means कि if I am using for example मैं एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम राइट करती हूँ a equal to 2 and then 20 line number, b equal to 3. Now again I write 20 is equals to c equal to a plus b. So I cannot repeat any type of line number in the same program. यानी कि एक ही प्रोग्राम में हम एक लाइन नंबर को रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, तो इन अ प्रोग्राम, ठीक है, एक ही प्रोग्राम में वी कैन नॉट रिपीट द लाइन नंबर. रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड. ये देखिए रेपिटेशन हो गई ना, रिपीट कर दिया हमने. अगेन 20 को लाइन नंबर 20 राइट कर दी. तो रेपिटेशन ऑफ अ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम मीन्स एक ही प्रोग्राम में अलाउ नहीं होती है. नंबर 4th पॉइंट, 2 or more statement can be written on a line but they must be separated by colon. यानी कि एक ही लाइन में हम 2 स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि a equal to 2. अब लाइन नंबर 20 पर मैंने लिखा b equal to 2. सो ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है. तो मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ. 10 पर मैंने लिख दिया a equal to 2 कॉलन, ठीक है, दैट इज़ नॉन एज कॉलन. जो 2 डॉट होते हैं दैट इज़ नॉन एज कॉलन. एंड b equal to 3. सो वी कैन राइट 2 स्टेटमेंट इन अ लाइन. यानी कि एक ही लाइन में हम 2 स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं. बट दे आर बोथ आर सेपरेटेड बाय कॉलन. बट इन दोनों को हम सेपरेट किसके साथ करेंगे? कॉलन के साथ सेपरेट करेंगे. नंबर 1 पॉइंट में क्या था कि लाइन नंबर बिगिन होगी लाइन नंबर के साथ प्रोग्राम स्टेटमेंट.
लास्ट में हमने हमेशा किसके साथ एंड करना है, विद एंड स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास कि रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीट नहीं कर सकते लाइन नंबर को हम। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि टू स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन अ सेम लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉलन। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर आप डिक्लेरेशन की थोड़ी सी बात समझ लें कि डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हमारी जो और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे मैं आपको सी लैंग्वेज की एग्जांपल देती हूँ, तो सी लैंग्वेज में हमें क्या करना पड़ता है, हमें वेरिएबल्स पहले ही बताने पड़ते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ए, बी और सी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम ए को वैल्यू देते हैं 2, बी को वैल्यू देते हैं 3, ठीक है। लेकिन बेसिक हमारे पास क्या एडवांटेज है बेसिक का, कि हमारा जब दिल करता है हम वो लाइन नंबर के साथ वो वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं और उसको हम अपने प्रोग्राम को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेज एक तरह का आप समझ लें कि हम डिक्लेरेशन के बगैर ही, डिक्लेरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। डिक्लेरेशन मीन्स कि प्रोग्राम से शुरू में हमें बताना पड़ता है कि हम अपने प्रोग्राम में इस तरह के वेरिएबल और उसकी टाइप ये है, हम ये यूज़ करना चाह रहे हैं। कि अगर हम ए है तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल है ए, जिसमें हम न्यूमेरिक वेरिएबल स्टोर करवाएंगे, ये हमें प्रोग्राम से पहले डिक्लेयर करवाना पड़ता है। सो इन बेसिक variable can be declared used without declaration. Variable can be used without declaration. Next point है, in basic program the physical appearance of the program statement does not matter. अब ये यहाँ से बात थोड़ी सी याद रखें। मैं आपको एक छोटा सा एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ। 10 पर a इक्वल टू 2 एंड कॉलन लगा के मैंने लगा दिया b इक्वल टू 3, ठीक है। लाइन नंबर 20 पर मैंने लिख दिया C इक्वल टू A प्लस बी, एंड लाइन नंबर 40 पर मैंने कर दिया एंड, ठीक है। और उसके बाद लाइन नंबर 30 पर मैंने कर दिया प्रिंट C। अब आप देखेंगे एग्जीक्यूशन कैसे होगी। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैंने लाइन नंबर ऑर्डर में नहीं राइट की, बट कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रोग्राम को ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा। कैसे ऑर्डर में करेगा, लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 20 को करेगा, 20 के बाद वो प्रोग्राम में सर्च करेगा मुझे नेक्स्ट 30 चाहिए, वो 30 को पहले एग्जीक्यूट करेगा। हालांकि लाइन वाइज देखा जाए तो पहले किसका नंबर आता है 40 का, बट वो 40 को स्टडी करने के बजाय वो कहाँ पर जंप करेगा 30 पर। इसीलिए कहते हैं तो फिजिकल अपीयरेंस क्या है इसकी कि 10 के बाद 20 के बाद 40 एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस है। बट वो फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से वो लाइन नंबर को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि वो किस तरह फॉलो करेगा, वो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, जो असेंडिंग ऑर्डर है हमारे पास वो उसके अकॉर्डिंग लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि लाइन नंबर 10 के बाद 20 के बाद वो 30 को, क्योंकि 20 के बाद क्या आता है 30 को एग्जीक्यूट करेगा, देन वो 40 को एग्जीक्यूट करेगा। सो द लास्ट पॉइंट इन बेसिक स्ट्रक्चर इज, इन बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल इन प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन बी अपीयर बिफोर लाइन नंबर 60। अब लाइन नंबर 90 पहले है और लाइन नंबर 60 बाद में है। However, the program statement will always execute according to ascending order. According to ascending order, तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा, यानी कि लाइन नंबर अगर 90 पहले है और 60 बाद में है, तो वो लाइन कौन सी लाइन को पहले एग्जीक्यूट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर वाइज देखा जाए तो पहले वो 60 को एग्जीक्यूट करेगा और 90 को बाद में। चाहे हम 90 की लाइन पहले राइट कर दें और 60 बाद में कर दें, बट वो पहले ऑर्डर वाइज चलेगा, तो पहले वो 60 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर लाइन नंबर 90 को एग्जीक्यूट करेगा। So that's the structure of basic program that is very much important according to the both point of view। आपको ये as it is बुक में से as it is याद करना है, ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ टाइप डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि हमें स्पेसिफाई करना होता है कि वो क्या वेरिएबल है, यानी कि हमेशा वेरिएबल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिक्लेरेशन का। अब यहाँ पर टाइप डिक्लेरेशन की बात आ गई, तो यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट बेसिक में वेरिएबल्स होते हैं। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हम नंबर्स स्टोर करवाते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम
कोई स्ट्रिंग या कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करवा रहे होते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम डेसिमल पॉइंट स्टोर करवा रहे होते हैं। अब जो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ये मेमोरी में हमारे पास डिफरेंट जगह यानी कि डिफरेंट आपके पास रिक्वायर्ड होती है, इनको डिफरेंट स्पेस रिक्वायर्ड होती है। अगर हमें स्ट्रिंग की बात करूँ तो उसकी रिक्वायरमेंट स्पेस यानी कि मेमोरी में स्टोर होने की स्पेस कुछ अलग होगी, डिफरेंट होगी, न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए अलग होगी। तो ये हमारे पास टाइप डिक्लेरेशन है। जब हम टाइप डिक्लेरेशन को हम डिटेल से जब वेरिएबल पढ़ेंगे तो मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल आपने बस ये याद रखना है कि जो हमारे पास किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मैं डॉलर साइन यूज़ करती हूँ, ये आपके पास कैरेक्टर का लगा रहा है, अगर मैं डॉलर साइन यूज़ करती हूँ तो वो डॉलर साइन आपके पास कौन से वेरिएबल को शो करेगा, वो स्ट्रिंग वेरिएबल को लिए शो करेगा। जैसे कोई मैंने नेम लिखा, नेम तो आपके पास क्या आ गई वेरिएबल, और उसका जो डॉलर साइन यूज़ कर लिया है वो डॉलर साइन आपके पास क्या है, वो शो कर रहा है कि ये कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग लेंथ यानी कि जितना बड़ा स्ट्रिंग का मतलब होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है अल्फ़ाबेट। अब जितना भी अल्फ़ाबेट बड़ा होगा वो उसके हिसाब से वो उसकी लेंथ को मेमोरी में फ़िक्स कर देगा। नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज का साइन आ रहा है। परसेंटेज मीन्स इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल मीन्स कि इसमें हमेशा इंटीजर्स नंबर आएंगे, यानी कि जब भी किसी वेरिएबल के साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ होगा तो वो हमें ये इंडिकेट करेगा कि ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर, और इसके अंदर हम क्या स्टोर करवा सकते हैं, इंटीजर, और उसके अंदर कितनी मेमोरी में बाइट्स आएंगी, 2 बाइट्स आएंगी। उसके बाद आपके पास अपोस्ट्रोफी का साइन नज़र आ रहा है, दैट का सिंगल प्रिस्क्रिप्शन वेरिएबल, यानी कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि ये इसको हम आगे वेरिएबल के टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और इसकी हमारे पास कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है, 4 बाइट। और इसी तरह हैश आपके पास डबल प्रिस्क्राइब्ड वेरिएबल शो करेगा, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, 8 बाइट आपके पास मेमोरी में कर रहा होगा। हमेशा याद रखिए जो टाइप डिक्लेरेशन का जो सिंबल होता है वो हमेशा वेरिएबल के बाद आता है, वेरिएबल नेम के बाद वो हम सिंबल लगाते हैं। जैसे नेम आपके पास वेरिएबल है तो आगे डॉलर लगा दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा कि नेम तो वेरिएबल है लेकिन उस नेम जो वेरिएबल की टाइप है, डिक्लेरेशन टाइप है, वो क्या है, डॉलर से हमें पता चल गया कि वो स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने बस इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही माइंड में रखना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर सेट आ गए कि हम बेसिक में क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पास 3 बुलेट्स नज़र आ रहे हैं। कैरेक्टर सेट का मतलब ये होता है कि वो तमाम कैरेक्टर्स जो हम बेसिक लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं वो हमारे पास कैरेक्टर सेट कहलाता है। अब बेसिक के कैरेक्टर सेट क्या हैं आपके पास, अपर केस एंड लोअर केस। मीन्स अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स में। नंबर 2 पॉइंट, कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर यूज़ करते हैं, 0 to 9 और सम इन स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर की आपके पास बुक में पूरी ये सीरीज़ दी हुई है और ये उसके आपके पास मीनिंग दिए हुए हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए काम आता है। लेकिन आपने बस यहाँ पर ये याद रखना है कि कैरेक्टर सेट में 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं कि हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि A to Z, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों। उसके बाद 0 to 9 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और नंबर 3 हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। वो स्पेशल कैरेक्टर में आप 2-3 लेटर्स लाइट कर दीजिएगा, इक्वल साइन, प्लस साइन, नेगेटिव साइन, डॉलर साइन, ठीक है, ये आपने यूज़ करना है कि ये आपके पास कैरेक्टर्स हैं। तो आपको कैरेक्टर सेट समझ में आ गया। कैरेक्टर सेट क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को हम राइट करने के लिए जो लैंग्वेज में जो कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक होता है। और हमारे पास जो बेसिक में आपके पास जो कैरेक्टर सेट हैं उसमें हम कौन कौन से कैरेक्टर सेट हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर एंड लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर। नंबर 2 पॉइंट, नंबर्स इंक्लूड होते हैं हमारे पास 0 to 9 और सम स्पेशल कैरेक्टर्स, तो आप स्पेशल कैरेक्टर को राइट कर लीजिएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द विजुअल बेसिक कि हमारे पास हर एक लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं या की वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स और की वर्ड्स का मतलब होता है कि जब डेवलपर कोई भी प्रोग्राम जो आपके पास डेवलपर होता है किसी भी लैंग्वेज का, जिसने वो लैंग्वेज बनाई होती है, वो कुछ वर्ड्स लेता है, उन वर्ड्स के कुछ मीनिंग रखता है कि इन मीनिंग के विजुअल बेसिक का मखसूस कोई काम होता है। जैसे प्रिंट है,
अब प्रिंट का मतलब है कंप्यूटर को पता है कि जब भी कंपाइलर को पता है कि जब भी बेसिक का कोई प्रोग्राम बनेगा और मेरे पास प्रिंट आएगा, तो मुझे प्रिंट का मतलब होता है कि मुझे स्क्रीन पर ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है। तो ये क्या कर दिया उसने, रिज़र्व कर दिया ये वर्ड कि ये प्रिंट है और इसका ये काम है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे GW बेसिक में कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के कुछ पहले से मीनिंग रखे हुए होते हैं बेसिक में, उनको हम कहते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं। तो डेफिनेशन क्या है आपके पास रिजर्व वर्ड और कीवर्ड की? रिजर्व वर्ड और कीवर्ड आर द वर्ड विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। प्री डिफाइंड मीनिंग कि पहले से उसकी मीनिंग मौजूद है इन बेसिक। These have predefined used and cannot be used or redefined for any other purpose in बेसिक प्रोग्राम। इन जो भी वर्ड्स होंगे हमारे पास, इन वर्ड्स को हम दोबारा किसी और मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। यानी कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमारा पास प्रिंट का वर्ड है तो प्रिंट को हम किस में यूज़ कर दें, हम एज अ वेरिएबल यूज़ कर दें। तो हम जो आपके पास प्री डिफाइन होते हैं वर्ड्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं या रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनको हम बेसिक प्रोग्राम में किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह कीबोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, वेरिएबल के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। सम ऑफ कीवर्ड्स ऑफ बेसिक आर इफ़, एल्स, देन, व्हाइल। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास। इंशाल्लाह हम आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे आपको सिखाऊंगी मैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। फ़िलहाल आपने मीनिंग याद रखना है कि रिजर्व वर्ड और कीवर्ड आर द वर्ड विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक। फॉर एग्जाम्पल इफ़, एल्स, देन, व्हाइल, व्हेन, एक्सेट्रा। ये डेफिनेशन आप लोगों ने ये मार्क कर लीजिए, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। और ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल आ गई है, ठीक है बेटा। ये आज कल आपका लेसन था, आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक याद करना है, ठीक है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप डिक्लेरेशन आपको MCQs की भी हेल्प आउट करेगी। और ये करेक्टर सेट और रिजर्व वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है। आपने इनकी डेफिनेशन को इनके साथ याद करना है। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह मज़ीद हम पढ़ेंगे GW बेसिक के बारे में। टिल दैट फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।